नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें आपको दिखा लेंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश के विदिशा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको दिखाना जरूरी है। विदिशा जिले के गंज बासौदा में देर रात बड़ा हादसा हो गया। लाल पठार के एक कुएं में अचानक कई लोग गिर गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। खुद सीएम शिवराज हादसे के बाद बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल 25 से ज्यादा लोगों को कुएं से अब तक बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। बताया जा रहा है कि कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसे बचाने के लिए गांव के कई लोग कुएं के किनारे इकट्ठा हो गए। कुएं के पास काफी भीड़ जमा होने से आसपास की मिट्टी कुएं में दरक गई और कई लोग कुएं में जा गिरे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना लिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का संजीत खारी घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से कंट्री मेड पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। बदमाश पर 17 मुकदमे दर्ज थे। तो गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का संजीत खारी घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से कंट्री मेड पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ पर बंसला निठौरा के जंगलों के पास रोड पर, मेन रोड पर चेकिंग जब चल रही थी तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान इसने जब इसके पास से तमंचा मिला चेकिंग के दौरान तो एकदम से तेज़ी से ये भागा और अपनी बाइक से। तो पुलिस जब इसके पीछे लगी तो उसने फायर किया पुलिस के ऊपर और जवाबी फायर में इसके पैर पे गोली लगी है और काफ़ी शातिर क्रिमिनल है। इस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। और लखनऊ में आज प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें नड्डा संगठन की मजबूती का मंत्र देंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित बीजेपी इस बैठक के जरिए 2022 चुनाव की तैयारियों पर जोर देगी। इस बैठक से पहले गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे तक चले मंथन में आज होने वाली बैठक का एजेंडा तय किया गया। साथ ही सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी भी चर्चा हुई। पहुंच रहे हैं सारे हमारे काम हैं ये संगठन के माध्यम से पूरी तरीके से जो आम कार्यकर्ता आम जनता के समक्ष अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके, ये संगठन बखूबी करता आया है। आगे भी इसी सारी कार्य योजनाओं पर हम लोग काम करते रहे। और वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि योगी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। कई बड़े चेहरे को जगह इसमें मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आप सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है 1 हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए 3 दिन के लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं कांग्रेस संगठन को पार्टी प्रभारी की ओर से जीत का मंत्र मिलने की उम्मीद है। तो विपक्ष ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार देकर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ आ रही हैं। 18 जुलाई तक वो राजधानी में ही रहेंगी और 2022 के लिए रणनीति तैयार करेंगी। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर रहेगा। इसके लिए पदाधिकारियों के अलावा जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। चुनाव से पहले तालमेल बनाए रखने के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। संगठन में जो हमारे प्रदेश के कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगी।
जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगी। फ्रंटल के जो हमारे यूथ एनएसयूआई, सेवा दल और सभी जो हमारे महिला कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठक करेंगी और निश्चित तौर से संगठन को और गति कैसे दिया जाए, 2022 का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, वो मूल मंत्र भी देने का काम करेंगे। कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या होगी, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस यूपी में नया साथी तलाश कर रही है। इसके लिए दिल्ली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ के बीच चर्चा की भी खबर है। दरअसल कमलनाथ के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से अच्छे संबंध हैं, इसलिए कमलनाथ के जरिए कांग्रेस एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी है। कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि यूपी में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने से उसकी हालत कमजोर होगी। हाल में हुए निकाय चुनाव के नतीजों ने भी कांग्रेस को मायूस किया है, लिहाजा अब कमलनाथ विधानसभा चुनाव में बिसात बिछाकर प्रियंका गांधी की राह आसान करने के मिशन में जुट सकते हैं। हालांकि इस मसले पर पार्टी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए, चूंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक रही और मैंने भी टीवी पर और मीडिया पर देखा है, मैं समझता हूं कि ये आपस की कोई चर्चा रही होगी और वो लोग कर रहे होंगे। चूंकि मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात रख सकता हूँ। कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही है। ये बात अलग है कि 2017 में उसका एसपी से गठबंधन फ्लॉप हो चुका है, मगर अब नए सियासी माहौल में नए समीकरण बनाने की कवायद है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूर बताकर तंज कसा है। तो कुछ नेता हैं, प्रदेश के बड़े भी नेता हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, कि जब चुनाव होता 5 साल का, तो 4.5 पौने 5 साल तक वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हफ्ते में 1-2 बार ट्वीट करके सरकार की आलोचना करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और जब 4.5 साल पूरा होने लगता है तो अपनी पर्यटन यात्रा पे, राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। प्रियंका के लखनऊ आने से पहले ही सियासत गर्मा चुकी है और ये भी तय है कि प्रियंका के आने के बाद सियासी तपिश ज्यादा बढ़ेगी। मगर सवाल इसी बात का है कि यूपी में कामयाबी हासिल करने के लिए प्रियंका क्या नया प्लान लेकर आती हैं और उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुप्रीम कोर्ट आज कावड़ यात्रा मामले को लेकर सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आज इस पर सुनवाई होनी है। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश के कावड़िए क्यों कंफ्यूज हैं, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ कावड़ यात्रा की इजाजत दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में कावड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। अब इसे लेकर वेस्ट यूपी के कावड़िए कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हरिद्वार से ही जल भरा जाए। कावड़िए कह रहे हैं हरिद्वार से गंगा जल लाने की परंपरा है और वो इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए सरकार को लिमिटेड संख्या में कावड़ियों को हरिद्वार से गंगा जल लाने की अनुमति देनी चाहिए। हम 9-10 साल से कांवड़ ला रहे हैं, पर इस बार भी बहुत इच्छा है, पर क्या करें, जो सरकार ने जैसे अपने गाइडलाइन जारी किए हैं उसका पालन करना पड़ रहा है। जो हमारी इच्छा है ना, जो प्रभु इच्छा है, वो हर की पैड़ी से ही है। इस विषय को कांवरिया होने के नाते ये राय रखते हैं कि क्योंकि हम भोले बाबा के भक्त हैं, तो भोले बाबा के लिए जल हरिद्वार से जैसे परंपराएं पुरानी चली आ रही हैं उस तरीके से जल आना चाहिए। हरिद्वार के तो जो मान्यता है वो हरिद्वार की मान्यता है, तो हरिद्वार से जल लाएंगे तभी भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, तभी पूरी कावड़ होती है। इस तरफ तो हरिद्वार से मानता है, लाना पड़े, गढ़ से लाना पड़े, मखदूमपुर से लाना पड़े। नहीं, वो तो लाते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं वैसा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी मान्यता है वो हरिद्वार की है। उधर सरकार के निर्देशों के साथ अधिकारी अपने काम में जुट गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल के साथ कैसे कावड़ यात्रा को संपन्न कराना है, इसकी तैयारी जारी है। कांवड़ यात्रा महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर बहुत मतलब कि जो बड़ी संख्या बल होता है, इन्वॉल्व होता है और इसकी ड्रिल है, सेट ड्रिल है, इसकी निश्चित ड्रिल है। लास्ट ईयर तो नहीं हुई थी, इस साल इंस्ट्रक्शंस अभी तक हम लोगों के पास ये हैं कि होनी है।
उस लिहाज से संबंधित हमारे थाने, हमारे मतलब कि जो नगर निकाय होते हैं, DPROs होते हैं, एक्सीएंस हमारे हैं, वो सारे मतलब उनके साथ लोगों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और सारी चीज़ों के साथ तैयारियां हमारी पूरी रहेंगी। कई कांवड़िए ये राय देते हुए भी नजर आते हैं कि कांवड़ यात्रा लिमिटेशंस के साथ संपन्न होनी चाहिए और उत्तराखंड सरकार को लिमिटेशंस के साथ कांवड़ियों को हरिद्वार में हर की पैड़ी से जल लेने की अनुमति देनी चाहिए। पिछले वर्ष तो स्पष्ट निर्देश थे कि कांवड़ यात्रा होगी ही नहीं, लेकिन इस बार निर्देश अलग अलग हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। देखने वाली बात होगी कि इस पर स्पष्ट निर्णय कब तक हो पाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है, 2023 के अंत तक रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को दर्शन भी 2023 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद फैसला लिया गया, जिसे लेकर भक्तों में उत्साह है। कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, कब रामलला अपने दरबार में विराजमान होंगे और कब भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे, ये वही सवाल है जो लोगों के जहन में लंबे समय से चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया है कि 2023 के अंत तक रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन भी 2023 के अंत तक ही कराए जाएंगे। हालांकि पूरे परिसर का विकास 2025 तक हो पाएगा, जिसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो। सारा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। राम मंदिर की नींव की 15 लेयर तैयार हो चुकी हैं। 16वीं लेयर का काम चल रहा है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए मिर्जापुर से भी स्पेशल पत्थर मंगाए जा रहे हैं। राम मंदिर के परकोटा के लिए जोधपुर पत्थर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए राजस्थान सरकार से बात चल रही है। प्लिंथ को ऊंचा करने में मिर्जापुर का पत्थर ये विचार हुआ था। अब बाहरी परत पर, बाहर की सीमा पर ग्रेनाइट भी लगाएंगे, 2-2 फीट की, एक के ऊपर एक 3 लेयर। बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट लगाकर भीतर के हिस्से में मिर्जापुर स्टोन रखेंगे, तो एक ग्रेनाइट का एक एडिशन हुआ है। इस ग्रेनाइट से क्या क्या लाभ होंगे, इस पर भी विचार हुआ कि बहुत अधिक वर्षा हो गई, मट्टी में नमी आ गई, तो उसकी नमी का असर मिर्जापुर के सैंडस्टोन पर कम से कम पड़े, इसलिए बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट की 3 लेयर लगाएंगे। ग्रेनाइट में पानी को सोखने का स्वभाव बहुत रेयर है, बहुत कम है। परकोटा के बाहर संपूर्ण परिसर के विकास के लिए शुरुआती मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें गेस्ट हाउस, म्यूजियम, अनुसंधान केंद्र, सभागार, गौशाला, यज्ञशाला और प्रशासनिक भवन शामिल हैं। स्थानीय रामनगरी के संतों और साधुओं के सुझाव भी मास्टर प्लान में सम्मिलित किए जाएंगे। परकोटे में जोधपुर के पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, ये बात सामान्य रूप से 2 दिन में हो गई। राम मंदिर निर्माण में सुरक्षा से लेकर भक्तों की सहूलियत तक हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे किसी भक्त को रामलला के दर्शन करने में परेशानी न हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट।
और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और पूर्वांचल के लोगों को करीब 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 5 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का काशी दौरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को विकास की कितनी बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 1583 करोड़ रुपए की करीब 78 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने MCH विंग का भी उद्घाटन किया। इस विंग में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था की गई है।